हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिक की क्लासेस में और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम सभी लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप सभी के पास 5 सेकंड का समय है। चलिए भाई, तो आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपको बताना है और इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है वो भी आपको बताना है। तो देखिए, जब आप प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? प्रति धन उपकार, ठीक है, प्रति धन उपकार इस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। यड़ संधि उसे हो जाएगी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ठीक है, देखें तो हम लोग क्या देखेंगे? तो वी प्लस अर्थ, ठीक है, वी प्लस अर्थ इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर छोटी ए का इस्तेमाल है, ठीक है, और यहाँ पर आपके छोटा आ का इस्तेमाल किया गया है। तो आप में कि इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है छोटी ई आ जाएगा। यहाँ पर आपका बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी ई आएगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आ गया छोटी ई और यहाँ पर आ गया आपका छोटा आ, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बात करें तो व्यर्थ मतलब बेकार, ठीक है, जिसका कोई भी इस्तेमाल ना किया जा सके उसको हम लोग व्यर्थ बोलते हैं। चलिए, अब आपके सामने गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, तो प्रश्नों को पढ़ लीजिए। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से, ठीक है, 2 ही प्रश्न के आंसर आपको देना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह वस्तु बढ़ जाता है, जब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले, बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वो भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में ये अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है, इसलिए संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। देखिए, गद्यांश के अनुसार आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश में किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ये आपको बताना है, बताइए। देखिए, गद्यांश में अगर हम लोग कहें तो सात्विक शब्द का इस्तेमाल किया है, अंतःकरण का इस्तेमाल किया है, अभावमय का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर भाई अभावग्रस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस गद्यांश का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, बताइए। गद्यांश में जो एक शब्द आया था असंतोष, ठीक है, असंतोष एक शब्द आया था, तो इसमें किस प्रकार का दुख माना गया है ये आपको बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। लोभ की प्राप्ति ना होने का दुख माना गया है असंतोष, नहीं। धन प्राप्त ना होने का दुख माना गया है, नहीं। संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया है, नहीं। अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, हाँ भाई, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, हंस जवाहिर। बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग बात करें तो
आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि पद्मावत जो है ये अवधि में रचित है, मधुमालती भी अवधि में रचित है और कवितावली भी अवधि में रचित है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हंस जवाहिर। हंस जवाहिर जो आपकी है ये अवधि में रचित नहीं है, ठीक है। ये अवधि में रचित नहीं है बल्कि ये फ़ारसी में लिखी गई है, ठीक है, फ़ारसी में लिखी गई है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है ये 3 रचनाएं आपकी अवधि में लिखी हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि हंस जवाहिर जो है ये फ़ारसी में लिखी हुई है और किसके द्वारा रचित है, ये कासिम शाह के द्वारा रचित है। हंस जवाहिर जो है ये आपके कासिम शाह के द्वारा रचित है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए जब आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, बताइए कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर करने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए आप सभी को भाई याद रखना है कन्नड़ जो है ये एक द्रविड़ परिवार की भाषा है और कन्नड़ जो है कहाँ पर बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। और कर्नाटक की राजभाषा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्नाटक की राजभाषा क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, कन्नड़ है। और कन्नड़ एक द्रविड़ परिवार की भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए जब आप लोग, भाई वीडियो को शेयर कर दो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 10 सेकंड का आप सभी के पास समय है, वीडियो को आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में अपने मित्रों के साथ, और वो ग्रुप जो आपके यूपीएससी से संबंधित हो वहाँ इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है आपको। बताइए कारक, लिंग, वचन या पक्ष, बताइए भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए तो अगर हम लोग इसकी बात करें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को भाई याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर कारक की हम लोग बात करें तो कारक का अर्थ क्या होता है ये आप लोग बताने का कोशिश करें थोड़ा सा। कारक का अर्थ क्या होता है, देखिए करने वाला हम लोग कह सकते हैं, कारक का अर्थ हम लोग कह सकते हैं करने वाला, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग। चलिए इसमें आप सभी को बताना है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं, बताइए। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीले वस्त्र में विशेष्य आप सभी को छांटना है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, बताइए भाई जल्दी से बताइए। विशेष्य, देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर आपके वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। उसी को तो कहेंगे हम विशेष्य। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा और वस्त्र हो जाएगा, यानी इन तीनों शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए तो इसमें आपको बताना है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या प्रताप नारायण मिश्र ने। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग भाई। चलिए देखिए तो जो लोग भाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया। दूसरी बात आप सभी को याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपसे जन्म स्थान पूछ लिया जाता है तो आपको भाई बताना है रायबरेली। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। रायबरेली में एक गाँव पड़ता है दौलतपुर एक गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये दो बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग। शुद्ध शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक शुद्ध शब्द नहीं है, बताइए भाई जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर उम्मीद है आप लोग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिथि शब्द का बहुवचन रूप इनमें से क्या हो सकता है, बताइए। देखिए तिथियां नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई है। इसमें क्या है आपका
ठीक है, ये जो है आप में छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा आ गई है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा तिथि का जब आप लोग बहुवचन बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है तिथियाँ, इस प्रकार का आपसे बहुवचन बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग। चलिए, तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण इसमें आप सभी को बताना है। चलिए भाई, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो हमारा ये सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है, पड़ा होगा। ठीक है, पड़ा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यह शब्द है, ये कल क्या शब्द है ये आपको बताना है। कल क्या शब्द है, ये एक सर्वनाम है, ये नाम पद है, या काल है, या ये अव्यय है, बताइए भाई इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो काल जो है हमें किस बात के बारे में बता रहा है। ठीक है, काल जो है, सॉरी काल नहीं बल्कि कल जो है ये हमें अवधि के बारे में बता रहा है। ठीक है, अवधि के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि किसके बारे में बता रहा है, ये अवधि के बारे में बता रहा है हमको। और अवधि का मतलब क्या होता है, काल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कल जो है, कल है, परसों है, ये ऐसे शब्द जो हमें काल के बारे में बताते हैं। तो इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। ये तो जो अगर हम लोग बात करें तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जब आप लोग तद्भव शब्द बनाओगे तो दर्शन हो जाएगा भाई, दर्शन। ठीक है, दर्श नहीं होगा, दस नहीं होगा और दर्शन नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका दर्शन हो जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न था ये आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग। चलिए, तो तनु का समानार्थक शब्द आप सभी को बताना है। अब तनु का समानार्थक शब्द आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट में राइट आंसर कीजिए इसका, बताइए। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग बात करें तनु का मतलब क्या होता है, बॉडी कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे बोलते नहीं हम लोग तन, तो तन का मतलब क्या होता है, तन का मतलब होता है शरीर, और तनु का समानार्थक शब्द हो जाएगा शरीर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अनायास का समानार्थक शब्द क्या होगा, स्वयं, अनपेक्षित, सहसा या तुरंत। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, तो आपको याद रखना है अनायास का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका, सहसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब धनंजय का समानार्थक शब्द आप सभी को बताना है। धनद हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, या धनवंतरी हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए, आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, धनंजय का समानार्थक शब्द भाई अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी देना चाह रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। देखिए, इसमें आपको बताना है देव डैश दैव शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। आपको देव का अर्थ बताना है और दैव का अर्थ आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, बताइए। देखिए, देव को हम लोग क्या कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं। ठीक है, देवता कह सकते हैं। और दैव को हम लोग क्या कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं। ठीक है, भाग्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, देवता यानी कि देवता और भाग्य, ये देव और दैव का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। उपमान का विलोम आप सभी को बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, उपमान की अगर हम लोग बात करें तो जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको उपमान का विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए, तो ग्रस्त का विलोम आप सभी को बताना है। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, खुला, मुक्त, स्वच्छंद या अग्रस्त। सभी लोग बताएंगे भाई जल्दी इसका राइट आंसर। देखिए,
तो ग्रस्त के अगर हम लोग विलोम की बात करें, ठीक है, एक तरह से देखा जाए ग्रस्त कौन होता है, ठीक है, ग्रस्त कौन होता है, जो बंधा हुआ होता है, ठीक, किसी भी कहीं पर भी बंधा हुआ होता है उसको हम लोग ग्रस्त कहते हैं। और इसके अगर हमको विलोम की बात की जाए तो जो मुक्त होता है उसको ये इसका विलोम हो जाएगा। मुक्त कौन होता है, मुक्त के पर्यायवाची आपके स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र आपका हो गया, ये मुक्त का पर्यायवाची हो जाएगा। स्वाधीन जो होता है, स्वाधीन किसको कहते हैं भाई, स्वाधीन जो है ये स्वतंत्र को ही कहते हैं। आज़ाद किसको कहते हैं, ये आप समझ लो मेरी बात को, देखो मुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आज़ाद, और आज़ाद के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या हो जाएगा, स्वाधीन। ये सब जो हैं एक तरह के देखा जाए पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से हस्ती शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको हस्ती शब्द के जो अनेकार्थी शब्द हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हंस, हाथी और अस्तित्व, ये आपके जो है ये हस्ती के अनेक आर्थक शब्द हैं, लेकिन कर जो है ये अनेक आर्थक शब्द नहीं है हस्ती का। तो कर का हम लोग जानते हैं अर्थ क्या होता है, कर का हम लोग अर्थ जानते हैं क्या होता है, किरण होता है, ठीक है, कर का मतलब हाथ होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि ये बताना है आपको इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय वैया लगा हुआ है, ठीक है, वैया प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है रवैया में, डटैया में, खवैया में या बचैया में। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, खवैया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, खवैया की अगर हम लोग बात करें तो खवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, वैया प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, अगर हम लोग हिंदी की बात करें ना, ठीक, तो हिंदी ही मात्र 4 सब्जेक्ट में से आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40/40 कर सकते हो, ठीक है। और अगर हिंदी के सेक्शन में आपने 40/40 स्कोर कर दिया 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भाई बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप लोग क्या करना है, अगर आपके यहाँ पर भी 30 आ रहे हैं रीजनिंग में, मैथ में 30 आ रहे हैं, रीजनिंग में भी अगर आपके 30 आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करके जीके में अगर आप 25 भी कर लो, 25 भी कर लो, आपको मेहनत हिंदी में करना है, हिंदी के आपके जो है 40 मान लीजिए, तो भाई कितना स्कोर हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्कोर हो जाएगा कितना, लो 125 स्कोर हो गया। तो आप मुझे बताइए 125 स्कोर यानी कि लगभग ये 77% के आसपास बैठेगा। तो इतना 125 स्कोर करके सिलेक्शन नहीं होगा भाई, टॉपर की लिस्ट में आओगे आप सभी लोग, ठीक है, टॉपर की लिस्ट में आओगे आप सभी लोग। मगर करना क्या है, आपको हिंदी पे आपको कमांड बनाना होगी सबसे पहले, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको हिंदी को समय देना होगा, क्योंकि इसी में आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद देखें तो हम लोग रीजनिंग में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, फुल मार्क्स तो नहीं, कुछ नंबर, कुछ इसमें इनपुट आउटपुट के, ठीक है, इस टाइप के कुछ प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े से कठिन माने जाते हैं, लेकिन होते नहीं। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इन प्रश्नों को कर डालोगे आप लोग। तो कुल मिला के हिंदी पर आपको फोकस करना है, और संविधान पर, और मूल विधि, करंट अफेयर पर। चलिए भाई, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है, अपवाह में, पराजय में, प्रभाव में, ओढ़ना में। जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। उपसर्ग नहीं, देखिए अगर हम लोग भाई अपवाह लिखा हुआ है, अपवाह का संधि विच्छेद करें तो अप धन वाह हो जाएगा, ठीक है, अप प्लस धन वाह हो जाएगा, अपवाह हो जाएगा। उसके बाद पराजय की अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो परा धन जय हो जाएगा, इसका भी आपका बन गया। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें भी आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्र धन भाव हो गया। तो इन तीनों के आपके संधि विच्छेद बन जाते हैं, यानी कि इन तीनों में उपसर्ग होगा, लेकिन ओढ़ना का संधि विच्छेद नहीं बनता है, ठीक है। ओढ़ना का संधि विच्छेद जब नहीं बनेगा तो इसमें ना तो प्रत्यय आएगा और ना ही उपसर्ग इसमें निकलेगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग, अंशुमाली में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए भाई, अंशुमाली में कौन सा समास है, सभी लोग बताएंगे। देखिए, अंशुमाली का हम लोग कह सकते हैं सूर्य कह सकते हैं, ठीक है, अंशुमाली को हम लोग सूर्य कह सकते हैं। तो अंशुमाली में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा अंशुमाली में।
वह ताजमहल कितना सुंदर है, इसमें आपको बताना है ये कैसा वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या आपका आज्ञावाचक वाक्य है। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ये कौन सा चिन्ह है बताइए भाई, ये कौन सा चिन्ह है? तो विस्मय सूचक चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए ये वाक्य भी आपका विस्मयवाचक चिन्ह वाक्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिन वाक्यों में बहुत ज़्यादा सुख दिखाया जाता है या बहुत ज़्यादा दुख दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा शोक, हर्ष, आश्चर्य, तो वो वाक्य हमारे कैसे हो जाते हैं? विस्मयवाचक वो वाक्य हमारे हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए भाई कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध हो जाएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए बताइए। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। देखिए अगर हम लोग पहले वाक्य की बात करें, ठीक है, पहले वाक्य की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ठीक है। फूलों की दर्शनीयता सौंदर्य है, ये गलत हो जाएगा। बताइए ये सही होगा या गलत होगा? ठीक है भाई, तो ये वाक्य भी आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है ऐसा नहीं होता है, बल्कि फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है ये वाक्य होता तो हमारा ये सही हो जाता, तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये भी ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। सही वाक्य की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, ये आपका सही वाक्य होगा। उसके बाद देखें हम लोग, उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी गई, ये भी वाक्य गलत है, इसमें त्रुटि है। सही वाक्य क्या होगा? उसे मृत्यु दंड दिया गया। जब मृत्यु दंड तो एक सज़ा ही ना है, सज़ा ही है, इसलिए सज़ा यहाँ पर जो है बेकार आ गई, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका सही वाक्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपके गलत वाक्य हो गए, तो बचा तो एक, तो यही सही होगा। देखिए ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऊपर के वाक्यों में कोई भी शुद्ध नहीं, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी भाई, कुछ ना कुछ त्रुटि थी, तो जिसमें जिसमें जो त्रुटि थी वो मैंने आपको समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, तो इसमें आपको बताना है कि कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताना है आपको। जो इसमें विराम चिन्ह बना है ना, ठीक है, इसका नाम आप सभी को बताना है, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए अगर हम लोग भाई अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से आपका अल्प विराम बनता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है निर्देशक चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो निर्देशक चिन्ह कैसे बनता है? बताइए भाई निर्देशक चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे बनता है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, जो अर्धविराम है ये अर्धविराम इस प्रकार बनता है जैसे आपके सामने प्रश्न में बना हुआ है ना, अर्धविराम ऐसे ही बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। चलिए तो इसमें आपको बताना है भाई, क्या बताना है कि वाक्यों को पढ़कर उस खंड का आपको चयन करना है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण नहीं होगा बल्कि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण होगा। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर आपको करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले को फिर आपको चुनना होगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर बताना है आपको क्या यहाँ पर त्रुटि है? वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, ठीक है। बताइए कोई त्रुटि है कि कोई त्रुटि नहीं है? जल्दी से बताइए भाई। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, वह कल अपने, ठीक हो जाएगा यहाँ तक, मित्र को मिलने, मित्र को मिलने नहीं होता है, मित्र से मिलने होता है। तो यहाँ पर देखें तो हम लोग कारक संबंधी, यहाँ पर हमको अशुद्धि दिख रही है, कारक संबंधी त्रुटि दिख रही है, तो मित्र को मिलने नहीं होता है बल्कि मित्र से मिलने होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में आपकी त्रुटि हो जाएगी, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसमें आपको त्रुटि बताना है, कहाँ पर त्रुटि है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बताइए कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है? सभी लोग बताइए भाई इसका राइट आंसर। देखिए अब अगर हम लोग बात करें तो वृक्षों पर नहीं होता है, ठीक है, वृक्ष पर हम लोग कह सकते हैं। वृक्षों पर क्यों कह रहे हैं? तो वृक्ष पर कोयल कूक रही है, वृक्ष पर
कोयल कूक रही है। इसमें यहाँ पर अगर त्रुटि की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपके भाग में त्रुटि हो जाएगी, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए जब आप लोग। चलिए भाई, तो इसमें आपको बताना है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है जिसकी उपमा ना हो। ठीक है, जिसकी उपमा ना की जाए उसको क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे, अनुज कहेंगे, अनूप कहेंगे या अपार कहेंगे? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, अगर हम लोग बात करें अनुपम की तो अनुपम का अर्थ क्या होता है बताइए भाई? जिसकी उपमा ना की जा सके या जिसकी उपमा ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, दूसरी बात आपको याद रखना है अनुज के बारे में। अनुज क्या होता है? ठीक है, यानी कि छोटे भाई को हम लोग अनुज कह सकते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसे समझ लो, यानी कि इसको छोटा भाई भी कह सकते हैं। और दूसरी बार आपका ये भी आ सकता है कि जो बाद में पैदा हुआ हो, जो बाद में जन्मा हो, वो छोटा भाई ही तो होगा, तो उसको हम लोग अनुज कह सकते हैं। दो में से कोई भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अनूप का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही सुंदर हो। अनूप का मतलब होता है जो बहुत अधिक सुंदर हो, उसको हम लोग अनूप कह सकते हैं। अपार का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, पार एक शब्द होता है ना, ठीक है, तो आ लग गया तो ये उसका विलोम बन गया अपार, यानी कि जिसको पार ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अपार कहेंगे। चलिए, तो ये सब बातें भाई आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, पहला शब्द है आसक्त। तो आसक्त का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। किसी पर बहुत अधिक अनुराग करने वाला, ठीक, जो बहुत अधिक अनुराग करता है किसी दूसरे व्यक्ति पर, उसको हम लोग आसक्त कहते हैं। ये आप सभी को भाई याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक शब्द आया है अज्ञात। तो अज्ञात का मतलब क्या होता है? देखिए, ज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में मालूम हो। ठीक है, और अज्ञात का मतलब जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो उसको अज्ञात कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसको हम लोग अनासक्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनासक्त कहते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं ना, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? बताइए भाई, कौन सा वाच्य का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग बताइए। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपके कर्तवाच्य का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या पश्चाताप है? देखिए, सांप्रदायिकता जो है ये राष्ट्रीय एकता के लिए एक अभिशाप है भाई। ठीक है, वरदान नहीं बल्कि ये एक अभिशाप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो नावों पर पैर रखने का आशय आप सभी को बताना है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, दो नाव पर पैर तो कभी आपको रखना नहीं चाहिए। पहली बात तो आपको ये है, ठीक, दो नाव पर पैर कभी रखना नहीं चाहिए, यानी कि दो विरोधी बातें कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये आप लोग भाई याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। इसका आशय आप सभी को बताना है। बताइए, जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। इसका अर्थ आपका सभी को बताना है। देखिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निपट मूर्ख उसको हम लोग कह सकते हैं। औंधी खोपड़ी वाले को, जिसको कुछ समझ में ना आता हो, जिसको बताना सब कुछ बेकार हो, उसको निपट मूर्ख हम लोग कह सकते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव है या विभत्स रस का स्थायी भाव है या रौद्र रस का स्थायी भाव है? ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली तो बात इसका राइट आंसर बता दूं। जुगुप्सा जो है ये विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा। विभत्स का अर्थ क्या होता है? घृणा। ठीक है,
घृणा होता है। जब भी कभी भी हमको किसी भी पंक्ति को पढ़ने के बाद हमको थोड़ी सी घृणा टाइप की महसूस हो तो वहाँ पर आपका विभत्स रस हो जाएगा, ठीक। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ये आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का आप सभी को इस्तेमाल करना है यहाँ पर। देखिए, देखा जाए तो आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तुम या आप लोग कह सकते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह, ठीक है, वह कह सकते हैं हम लोग, या उसे कह सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं। ये आपके अन्य वाले हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले की हम बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे? किसी अन्य पुरुष की, ठीक है। तो ये तो देखिए होगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो है कौन सा है? प्रथम वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तृतीय वाला हो जाएगा, ये प्रथम वाला हो जाएगा। देखें जाए जो उन्हें है ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर आ जाएगा, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? बताइए भाई, सभी सर्वनाम जो हैं वो पुरुषवाची हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा? हम, तुम, ये, वे, मैं। यहाँ पर जितने भी सर्वनाम हैं सभी के सभी पुरुषवाची हैं, ये आप सभी को याद रखना है। काली घटा का घमंड घटा, बताइए भाई, काली घटा का घमंड घटा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपके सामने उदाहरण आ जाए कनक कनक वाला, ठीक है, कनक कनक वाला आपके सामने उदाहरण आ जाए, दूसरा उदाहरण आपके सामने आ जाए बेरी वाला, वही 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपके सामने आ जाए उदाहरण काली घटा वाला, काली घटा वाला। तो भैया इन तीनों उदाहरणों में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आँख मीच के आप लोग यहाँ पर ऐसे उदाहरण में से तीनों में से यमक अलंकार लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, तो सभी का राइट आंसर जा रहा था भाई यमक के साथ। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, आप सभी को भाई मालूम होगा। चलिए देखिए, तो हम लोग वहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा ये बताइए? विभावना अलंकार वहाँ पर हो जाएगा। विभावना अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो जाता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए बिनु पद चले बिनु कान सुने, ऐसा टाइप का एक उदाहरण है, तो वहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है। इसमें हो क्या रहा था? उदाहरण, बिना पैर के चला जा रहा था, बिना कान के सुना जा रहा था, बिना हाथों के काम को किया जा रहा था, यानी कि बिना कारण के कार्य का होना, वहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, तो अब भैया आपके सामने जो है संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के प्रश्न को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सभी लोग भाई वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, क्योंकि आप सभी लोग भाई किसी ना किसी की बात मानो या ना मानो, एक टीचर की बात आप सभी को मानना होती है, ठीक। तो जल्दी से सभी लोग बात को मानकर, बात को सुनकर, आज्ञा का पालन करके सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट से कि सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो 5 सेकंड का समय है, जल्दी से शेयर करके वापस आ जाइए आप सभी लोग, जल्दी से शेयर करके वापस आ जाइए। चलिए भाई, तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए देखिए, तो काला नमक भैया उसको कहते हैं, ये एक चावल की किस्म है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि काला नमक एक चावल की किस्म है, ठीक, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंग्टन या विंचेस्टर? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका एनफील्ड हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं
उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है भाई, एनफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। 18 फरवरी 1930 को हुई चिट्टग्राम शास्त्रग्राम छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डरपावा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आपको बताना है जो 1930 में आपका चिट्टाग्राम शस्त्रागार छापे की घटना हुई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, गणेश घोष ने, बाघा जतिन ने या उल्लासकर दत्ता ने? चलिए, तो गणेश घोष ने इसका नेतृत्व किया था, ये आप सभी को याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली, ठीक है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? गोंडा, कोडव, भील या टोटो? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आप सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर भील हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय जो भील जनजाति है, भील समुदाय है, ये उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वत में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग। चलिए, इसमें आपको बताना है परमाणु बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का या एक्टिनियम का? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा तत्व है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हम लोग तो नहीं करते हैं, जो लोग बम बनाते हैं वो लोग करते होंगे भाई। तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यूरेनियम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु बम को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। देखिए, ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है, ये आपको बताना है। अन्वेषण, दोष, जांच? बताइए सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी। देखिए, तो आप सभी को याद रखना है, जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए देने की सोच रहे हैं ना, ठीक है, कि दंड प्रक्रिया संहिता में 2H में क्या बात बताई गई है? अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। अन्वेषण क्या होता है? देखिए, कभी भी आप दरोगा बन जाओगे जब, तो अन्वेषण आपकी ज़िंदगी का एक भाग हो जाएगा, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण की धारा जो है क्या है, वो 2H है, ये आपको याद रखना है दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। संहिता की किस धारा में ये प्राविधानित किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्राविधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? बताइए 161, 162, 163 या 164? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए, देखिए भाई, तो ये धारा 161 में कहा गया है, धारा 161 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी गवाहों के जो लेखबद्ध उसको बयानों को लिख लिया जाएगा, लेकिन जो अपराधी है वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा भाई। ठीक है, हस्ताक्षर नहीं करेगा, ये बात जो है अनुच्छेद 161 में की गई है। अपने बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। देखिए, तो आप सभी को याद रखना है, ग्राम सभा ये आपकी पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत ये भी पंचायती राज संस्था है, और नगर पंचायत ये भी पंचायती राज संस्था है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ग्राम सहकारी संस्था हो जाएगा। दूसरी बात आप सभी को याद रखना है, 243 में, ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत जो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो ज़िला पंचायत है इसको स्थापित किया जाता है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। बताइए जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए, तो अगर देखा जाए तो मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं यानी कि महान्यायवादी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। महान्यायवादी देखें तो केंद्र का वकील होता है भाई, केंद्र का वकील भी हम लोग इसको कहते हैं, और महान्यायवादी को मुख्य विधि अधिकारी भी कहते हैं। अगर महान्यायवादी की जिक्र करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया जाता है, और महाधिवक्ता जो है ये राज्य का वकील कहलाता है, राज्य का विधि अधिकारी कहलाता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए।
चलिए भाई, चलिए अच्छा ये बताइए मुझे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर, आप सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर। अच्छा उससे पहले मुझे ये बताइए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और जो 25वां उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक, अगर हम लोग बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह पर किसकी सलाह, यानी कि राष्ट्रपति किससे पूछता है कि किसी भी उच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति की जाए, किस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेता है और राज्यपाल से भी सलाह लेता है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये बात अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में लिखी गई है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है और इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 217 का 2। तो अनुच्छेद 217 के 2 में न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष उसने वकालत या अधिवक्ता के तौर पर किसी भी उच्च न्यायालय में काम किया होना चाहिए या 10 वर्ष वो किसी न्यायिक पद पर होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित इतनी बातें आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतहों के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, बताइए भाई कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भाई 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को या 8 सितंबर को। चलिए तो आप सभी को भाई याद रखना है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। 21 फरवरी की यहाँ पर बात आई है तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए तो आपको याद रखना है, देखिए कि पद्म विभूषण जो है पद्म भूषण जो है ये तीसरे नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, तीसरे नंबर का पुरस्कार है, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए अच्छा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में ये दिया जाता है, कला के क्षेत्र में और साहित्य के योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो वो कितने प्रतिशत है बताइए, जल्दी करेंगे भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन हो जाएगी, उसके दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हो जाएगी और फिर कार्बन आर्गन हो जाएगी, उसके अगले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो ये आप सभी को भाई याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 78% होती है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। देखिए तो अगर हम लोग बात करें भाई, ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी आपका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, दक्षिण अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब निम्न में से सत्य कथन को आपको चुनना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा नहीं सही है। चलिए भाई, तो संज्ञेय अपराधों से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये आपका सही है या ये नहीं सही है। देखिए
सबसे पहली बात तो हम करते हैं संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो सीरियस अपराध होते हैं। अब जो भी सीरियस अपराध होंगे तो उनको पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो सीरियस अपराध नहीं होते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन संज्ञेय अपराधों में कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए कथन नंबर बी की बात करते हैं। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किस राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय है। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो देखा जाए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग देखिए दी गई इसमें आपको क्या है, ठीक है, बाइनरी संख्या जो है इतना 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 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, ये आप सभी को भाई बताना है। तो बता सकते हो भाई, इसमें कैलकुलेशन की जाएगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाएगी इसमें थोड़ी बहुत। बताइए भाई, हो सकता है ये आपसे या नहीं हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाएगी और कैलकुलेशन यहाँ पर होना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई आप लोग। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बैंडविड्थ या आपकी बाइट या बिट। सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। देखिए आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत जो डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा है इसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। बताइए भाई, नागरिक समाज के अंतर्गत क्या नहीं आता है, क्या नहीं माना जाता है, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए भाई, देखा जाए तो आपको याद रखना है नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक। तो विधानमंडल को नहीं माना जाता है, ये आपको याद रखना है। विधानमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधानमंडल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विधानमंडल की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राज्य की विधानमंडल हो सकती है, ठीक। किसी भी राज्य में विधानमंडल, सभी राज्य में वैसे तो विधानमंडल होती है, और किसी राज्य की विधानमंडल एक सदनीय हो सकती है और किसी राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय सदनीय हो सकती है, ठीक है। ये बात आप सभी को भाई याद रखना है। कानून का निर्माण करती है राज्य में विधानमंडल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो हर एक राज्य में विधानमंडल होगी, ये अनुच्छेद 168 में कहा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी एक राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है तो वहाँ पर विधानसभा तो होगी, राज्यपाल भी होंगे, ठीक है। अगर कहीं पर एक सदनीय विधानमंडल और अगर कहीं पर द्विसदनीय विधानमंडल है तो वहाँ पर विधानसभा भी होगी, राज्यपाल भी होंगे और उसके अलावा विधान परिषद भी होगी, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171 आप सभी को याद रखना है। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171 में क्या है भैया, विधानसभा का गठन है अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद का गठन है अनुच्छेद 171 में। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है, आप सभी को भाई याद रखना है। चलिए तो उसके बाद अगर हम लोग देखें कि विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है 7 राज्यों में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी थी उस समय, ठीक। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि ये 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये आप सभी को याद रखना है। देखिए विधान परिषद के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो होती है, जिसके राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा एक उच्च सदन होती है ना, तो वैसे ही ये राज्य की उच्च सदन होती है विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल का ये उच्च सदन कहलाता है, ये आप सभी को भाई याद रखना है। अच्छा, किसी जैसे मान लीजिए 28 राज्यों में से मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद हैं, तो क्यों विधान परिषद हैं और ज़्यादा राज्यों में विधान परिषदें क्यों हैं, बताइए भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी ज़रूरत कम पड़ती है। अगर कोई राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ भी, यानी कि उस विशेष राज्य में भी विधान परिषद का गठन हो, तो विधानसभा के ज़रिए ही किया जाता है। अगर विधानसभा के 2/3 सदस्य चाहते हैं कि उस राज्य में विधान परिषद हो तो हो जाती है, लेकिन कितने का प्रस्ताव चाहिए होगा? 2/3 लोगों का प्रस्ताव चाहिए होगा, ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। चलिए भाई, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या मुकुट पर्वत? सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की कितनी है भाई ऊंचाई? 8586 है, ऐसे कर लो 85, यानी कि 8586 है। उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं
नंदा देवी की कितनी है? 7876 है, 7876 है, ये आपको याद रखना है। 7876 मीटर है, सब में मीटर मीटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मुकुट पर्वत की कितनी है भाई? मुकुट पर्वत की आपकी 7242 है, 7242 है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है इसकी ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी, आपको याद रखना है। नंदा देवी की मैंने आपको नहीं, नंदा देवी बता दी, कामेट की मैंने आपको नहीं बताई। तो 7756 मीटर जो है ये आपकी कामेट की ऊंचाई है, लेकिन सबसे कम जो है वो आपकी किसकी है? ऑप्शन नंबर डी वाले की है, मुकुट पर्वत की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। देखिए, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहा जाता है जिसमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सबसे ज़्यादा होता है? विषुव, अपसौरिका, संक्रांति या सूर्य समीपक? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आपको याद रखना है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहा जाता है जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सबसे ज़्यादा होता है, तो संक्रांति उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। चलिए भाई, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? 2.5%, 3%, 3.5% या 4%? सभी लोग करेंगे भाई इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए, समुद्र का जल जो खारा होता है, समुद्री जल जो औसतन खारापन उसमें होता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है? किसकी वजह से आपसे पूछा जा सकता है समुद्री जल का पानी खारेपन का कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की वजह से वो खारा होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, और दूसरी बात आपको याद रखना है कि 3.5% खारेपन का प्रतिशत होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी या सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए भाई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, विश्वविद्यालय के कुल अधिपति किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को? बताइए भाई, कुल अधिपति किसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी के? मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को? इन दोनों में से आपको आंसर देना है। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, तो राज्यपाल भाई जो, ठीक है, राज्यपाल के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल कुल अधिपति होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग या कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए भाई, तो आपको याद रखना है कि, ठीक है, कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? बताइए, कितना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। दिल के देश के रूप में जाना जाता है कौन से पठार को भारत के खनिज? मांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। तो देखिए, छोटा नागपुर पठार आपको याद रखना है। छोटा नागपुर पठार को भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। चलिए, तो भारतीय दंड संहिता की वो कौन सी धारा है जिसमें दंगा के बारे में बताया गया है? बताइए, दंगे के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। बताइए भाई इसका राइट आंसर। देखिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंगे को भैया जो है आपके धारा 159 के बारे में बताया गया। धारा 159 में बताया गया है दंगे के बारे में। और दंगे को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? ये भी आपको याद रखना है, एफरे कहते हैं, ठीक है।
मान लीजिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, ये ऐसे सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं, ठीक, जहाँ पर लोक शांति इनके द्वारा भंग की जा सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दंगा कहेंगे। ये आप सभी को याद रखना है, दंगा कहेंगे। और दंगे के लिए दंड जो है ये धारा 160 में लिखा है, तो ये दोनों ही धाराएँ आप लोग याद कर लो, धारा 159, धारा 160। धारा 160 में दंगे के जो दंड दिया जाएगा वो लिखा हुआ है, और इसमें दंगे को परिभाषित किया गया धारा 159 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट या ब्रोमीन? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए भाई, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला गया है, ठीक है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे उनका आंसर बिल्कुल भैया सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करते हैं उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? काला सागर से उत्पत्ति स्थल होता है, कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से या अरब सागर से? जल्दी से बता दीजिए इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए भाई, तो आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर उसका उत्पत्ति स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, सबसे पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, और दूसरे नंबर पर आपका गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें आप सभी को याद रखना है। गुजरात, महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में शुरू किया गया था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में पूरे भारत में सोने का उत्पादन किया जाता है। असम की अगर हम लोग बात करें तो डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली हिमा दास ये असम से ही हैं, ठीक है, असम से ही हैं, ये आपको याद रखना है। और इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया था 2020 की अगर मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। चलिए भाई, इसमें आपको बताना है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रोकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। देखिए भाई, तो आपको याद रखना है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सी प्रोकी इस्तेमाल की जाती है? तो आपको याद रखना है DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कभी कभी जो है DSL की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे कि आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है URL की, URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, रैम की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, और रोम रीड की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, CPU की फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या लिखा हुआ है? URL की क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इससे संबंधित एक है CU, ठीक है। CU की क्या होती है भाई, बताइए? CU नहीं, MU होता है, MU होता है, तो मेमोरी यूनिट कहते हैं हम लोग MU को। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य आप सभी को बताना है। इसका उद्देश्य क्या था? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सतत, तेज़ और अधिक सम्मिलित विकास, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। 65:35, 30:70, 50:50 या 55:45? देखिए, आपको याद रखना है कि 65:35 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को बांटने के बीच जो है सहमति बनी है। ये आपको याद रखना है, 65:35। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए भाई, इसका राइट आंसर बता दें आप सभी लोग। उन बच्चों को क्या कहा जाता है? अपचारित किशोर नहीं कहा जाता है,
संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनको विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप सभी को भाई याद रखना है। चलिए, एक होता है अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम, एक अधिनियम है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है मैं आपको अभी बता दूं। घर के अंदर जो हिंसा होती है महिलाओं के लिए, ठीक, महिलाओं से जो घर के अंदर जो हिंसा होती है उसको हम लोग घरेलू हिंसा कहते हैं, ठीक है। ये अधिनियम कब आया भाई? 2005 में ये अधिनियम आया। अब घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के लिए होता है। इसमें यानी कि जो आपका, ठीक है, जो जिस पे मतलब पीड़ा सही जाती है, जिसका शोषण किया जाता है, वो एक महिला ही होगी। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है, वो एक महिला होगी। अब वो महिला कोई भी हो सकती है, उस घर की बहू भी हो सकती है, ठीक है, उस घर की नंद भी हो सकती है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन भारत में कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? 1993, 1950, 1965 या 1974? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन ये क्या है? ये एक सांविधिक संस्था है और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे, ये आप सभी को याद रखना है। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? दत्तू, नाम आप लोग याद कर लो, न्यायमूर्ति HL दत्तू, आप सभी लोग नाम याद कर लो। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है भाई, ठीक है, दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हो जाएगा 1993। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए। देखिए, मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये 1968 में हुआ था। पहली बात आपको ये याद रखना है, 1968 में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था भाई? तेहरान में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तेहरान में हुआ था। ईरान की राजधानी है ये तेहरान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1900 के उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, बताइए। तो राष्ट्रपति आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग भी राष्ट्रपति आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र लेवल पर किसी की भी अगर की जाती है नियुक्ति तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य लेवल पर अगर किसी की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की जाती है। लेकिन आपको बात यहाँ पर एक ये ध्यान रखना पड़ेगी कि जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। आज फिर से जो है वो यातायात का नहीं दे पाया भाई। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? 31 जुलाई, 30 नवंबर, 30 सितंबर या 31 अगस्त? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 31 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए। विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में से कौन से सही हैं? ये आपको बताना है भाई, कौन से सही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। राज्य में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में कौन से सही हैं? कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। उसके बाद आपका, ठीक है, ये P वाला कथन हो गया, ये Q वाला कथन हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है, बिल्कुल सही। दोनों आपके सही हो जाएंगे भाई, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। P और Q दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, मानित, अस्वीकृति? चलिए भाई, तो उसको क्या कहा जाएगा आपको याद रखना है, मानित अस्वीकृति उसको कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2018 27 अक्टूबर 2018 को कब लागू किया गया? बताइए। देखिए, एक तो होता है भैया इसको जो है अधिनियम आना, ठीक, इसको पारित करना और लागू करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है।
पारित करना और लागू करने में। तो इसको कब लागू किया गया ये आप सभी को बताना है। तो 2009 में इसको लागू किया गया। जो अधिनियम था आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 वाला अधिनियम था, इसको 27 अक्टूबर 2009 को इसको लागू किया गया। ये बात आपको याद रखना है। फिर से मैं आपका एक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 ये अधिनियम हो गया। इसको लागू कब किया गया तो आपको बताना है 27 अक्टूबर 2009 को इसको लागू किया गया। ये बात आपको याद रखना है। चलिए भाई, तो जो है अब आपके जो है यहीं पर क्लास को एंड किया जाता है। तो कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? ठीक है, अगर पसंद आई हो तो भैया इसको लाइक कर देना सभी लोग। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज एक मोटिवेशनल शायरी लिखेंगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।